नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैंने 10th क्लास राजस्थान बोर्ड RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सभी विद्यार्थियों के लिए साइंस सब्जेक्ट का 45 दिन का मैराथन क्रैश कोर्स शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आपने ये 45 दिन का जो मैराथन क्रैश कोर्स है, ये यदि आपने डेली देख लिया और इसको पूरा कर लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 80 अंक के पेपर में से 70 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, आराम से आएंगे 70 मार्क्स 80 में से। तो दोस्तों ये मैराथन क्रैश कोर्स आज 21/1/22 से शुरू हो रहा है दोस्तों। और डेली वीडियो 9 से 9:30 डेली 30 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए और इस मैराथन क्रैश कोर्स का आनंद लीजिए दोस्तों, और अपने साइंस में अच्छे मार्क्स बनाइए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जो साइंस का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वो चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वही पढ़ेंगे दोस्तों। और बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपने जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन 10th 9th 8th NCERT की बुक से आते दोस्तों। और ये मैं बिल्कुल NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है दोस्तों। अर्थात जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो न तो उसमें द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही उसमें द्रव्यमान का विनाश होगा। अर्थात अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। द्रव्यमान आप सभी जानते ही होंगे, किसी भी तत्व का वजन, एटॉमिक मास या भार द्रव्यमान है। तो दोस्तों अपन एक समीकरण देखते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2। तो दोस्तों यहाँ पर जिंक का द्रव्यमान होता है 65, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो दोस्तों अब इनके जितने भी तत्व हैं उनको इनके द्रव्यमान से गुणा कर लेंगे और इनको जोड़ लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिंक एक परमाणु है तो अपन ने 1 को 65 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 को अपन ने इसके 1 परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर दिया। सल्फर का 1 है तो अपन ने इसके 1 परमाणु को इसके 32 जो इसका परमाणु द्रव्यमान इससे गुणा कर दिया। और ऑक्सीजन का कितने परमाणु? 4, तो अपन ने इसको द्रव्यमान होता है 16 तो उससे गुणा कर दिया। इस प्रकार इधर करेंगे 1 × 65 जिंक, सल्फर 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन 4 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और इसका द्रव्यमान कितना होता है 16। और सल्फर का होता है 32, इसका 1 परमाणु है। जिंक का होता है 65, इसका 1 परमाणु है। और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और इसका द्रव्यमान होता है 1, तो अपन ने यहाँ 1 से इसको गुणा कर दिया दोस्तों। जब इनको अपन जोड़ते हैं तो अपने पास ये इनको जो तीर के बाईं तरफ वाले भाग है उसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिकारक। और तीर के जो दाईं तरफ है उसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्पाद। तो दोस्तों जब अपन देखते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों में ही देखो दोस्तों, इधर वाला द्रव्यमान भी 163 U है। U इसलिए लिखते हैं क्योंकि द्रव्यमान की परमाणु द्रव्यमान की इकाई है यूनिफाइड U, इसलिए अपन लिखते हैं यूनिफाइड द्रव्यमान, तो यूनिफाइड मास। तो इधर देखो दोस्तों अपने अभिक्रिया से पहले भी द्रव्यमान 163 U था और जब अपनी अभिक्रिया होगी उत्पाद बन गया तो भी अपना द्रव्यमान 163 U है दोस्तों। अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों द्रव्यमान हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहता है, संरक्षित। अर्थात जो अपन ने नियम पढ़ा था वो अपने सिद्ध हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश करते हैं। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना दोस्तों। और दोस्तों मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ से 1 नंबर का सवाल आएगा दोस्तों। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता ही आता है, समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण को संतुलित करना सीखने के लिए सबसे पहले हम कुछ नियम हैं उनको सीखेंगे। पहला नियम है कि तीर के बाईं तरफ अभिकारक को रखते हैं, दाईं तरफ उत्पाद को रखते हैं। दूसरा नियम, जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया अपने को दे रखी है असंतुलित अभिक्रिया, उसके सूत्रों में अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। या Fe3O4 है तो अभिक्रिया संतुलित होगी तो भी Fe3O4 ही करना है, अपने इसमें कोई चेंज नहीं करना है। H2 है O है तो यहाँ H2O ही रहेगा, अपने कोई चेंज नहीं करना है। 4H2 है, नहीं 4 तो यहाँ चेंज हो सकता है, अभिक्रिया के आगे जो परमाणु संख्या है तो वहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन सूत्र में चेंज नहीं होगा। तो इसने दिया XFe प्लस YH2O Fe3O4 प्लस 4H2, अर्थात अपने को x और y की जगह क्या आएगा, क्या मान आएगा, ये अपने को निकालना है। या तो वहाँ ऐसा आ जाएगा x y दे देगा और अपने को पूछेगा x व y की स्थान पर क्या आएगा, या फिर वो कुछ भी नहीं दे, सीधा Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस 4H2 ऐसा दे दे तो भी अपने को समीकरण संतुलित करनी है। तो कुल मिला के अपने को समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आने की पूरी संभावना है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था अपन वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नियम क्या है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या को अपने समान करना है। दोनों तरफ के जो तत्व है उनके परमाणु की संख्या को अपने समान करना है। जितने परमाणु की संख्या इधर है उतनी ही अपने को इधर करनी है। तो जैसे यहाँ अपने 3 परमाणु हैं अभिक्रिया में, एक तो Fe हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तो जब अपन समीकरण संतुलित करते हैं तो ये नियम हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे अंत में लेंगे अपन हाइड्रोजन और सबसे अंत में लेंगे फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन सबसे अंत में हल करते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों समीकरण संतुलित करना बहुत आसान है दोस्तों। देखो अपन ले लेंगे LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया दोस्तों राइट हैंड साइड दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखो उत्पाद जो दाईं तरफ है Fe में Fe के 3 परमाणु कितने हैं दोस्तों, 3, तो यहाँ पर ने 3 लिख दिया। और इधर दोस्तों देखो अपने एक ही परमाणु है, कितना परमाणु, 1, तो यहाँ 3 करने के लिए अपन Fe के आगे 3 लिखेंगे दोस्तों। 1 को अपन 3 से गुणा कर देंगे तो अपन इधर भी 3 हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही स्टेप में 3Fe मतलब Fe के आगे क्या लिख दिया, 3। तो दोस्तों आप कहोगे मैं यहाँ ऐसा कर दूँ Fe3 कर दूँ, नहीं दोस्तों, मैंने कहा था सूत्र में कोई चेंज नहीं करना है। Fe दिया है तो Fe ही रहेगा। अपने को यहाँ अपन Fe3 करके इसको हल नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ Fe3 करके अपन इसको हल नहीं कर सकते। अपन केवल आगे चेंज करेंगे, 3Fe लिख दिया तो अपने इधर भी 3 हो गए और अपने दाईं तरफ भी 3 हो गए। Fe3 इधर भी 3 हो गए और इधर अपन ने 3 लिख दिया Fe के आगे, तो इधर भी अपने 3 हो गए और ये अपने Fe की समस्या हल हो गई। अब लेते हैं हाइड्रोजन। इधर देखो दाईं तरफ हाइड्रोजन 4 आगे हैं और H2 2 इधर है, तो दोनों गुणा हो रहे हैं। 4 × 2 कितने हो गए दोस्तों, 8। हाइड्रोजन कितने हैं अपने, 8। और इधर देखो दोस्तों अपने हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब अपन ऐसा क्या करें कि अपने इधर भी अपने 8 हो जाए दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे, H2 लिखा हुआ है तो अपन 2 है तो 2 को अपन 4 से गुणा कर देंगे, मतलब ये H2 का क्या लिख देंगे 4, 4H2O हो जाए, क्या हो जाएगा दोस्तों 4H2O। तो देखो दोस्तों H 4H2O
तो इधर भी अपने H 8 हो गए, क्योंकि 4 ये 2 से गुणा हो रहा है, 8 हो गए। और इधर भी ये 4 अपने 2 से गुणा हो रहा है, इधर भी अपने 8 हो गए। मतलब अपने इधर भी बाईं तरफ भी हाइड्रोजन 8 हो गए और दाईं तरफ भी अपने हाइड्रोजन 8 हो गए दोस्तों। तो ये हाइड्रोजन भी अपने 16 हो गया। अब लेते हैं दोस्तों अपन ऑक्सीजन। देखो दोस्तों ऑक्सीजन इधर अपने कितने हैं, 4, कितने हैं 4। और दोस्तों इधर अपने कितने हैं, 1 है। लेकिन जो अपन ने यहाँ 4 लिखा 4H2O, तो ऑक्सीजन भी 4 से गुणा हो रहा है। तो दोस्तों अपने ऑक्सीजन भी इधर कितने हो गए, 4, कितने हो गए 4। और इधर अपने ऑक्सीजन कितने 4, अर्थात अपने ऑक्सीजन भी ये 16 हो गया। तो दोस्तों देखो ये अपने दूसरा स्टेप है, इसमें अपन ने 4 लिखा था। देखो सबसे पहले Fe 3 है, देखो दोस्तों इधर भी 3 है, Fe 3Fe। देखो दोस्तों ऑक्सीजन 4 है इधर, तो देखो दोस्तों ये 4 और से गुणा हो रहा है, तो इधर भी अपने ऑक्सीजन कितने हो गए 4। 4H2, H कितने दोस्तों 8 है। दोस्तों इधर देखो 4H2, इधर भी ऑक्सीजन अपने कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं अपने 8। तो दोस्तों अपने इधर भी हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 हो गई। ऑक्सीजन ये 4 और से गुणा हो रहा है, तो ये 4 हो गया ऑक्सीजन और ये O4। तो अपने ऑक्सीजन भी इधर कितने हो गए 4 और Fe 3 है, तो इधर भी अपने 3Fe। तो दोस्तों ये अपनी समीकरण संतुलित होगी दोस्तों। आसानी से दोस्तों इसको समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें अपने समीकरण संतुलित करने वाला आता है दोस्तों। दोस्तों समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन एक समीकरण में आपके लिए ये रख रहा हूँ दोस्तों, ये आपको समीकरण संतुलित करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजनी है दोस्तों फ़ोटो। क्यों? क्योंकि ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक अभिक्रिया हो रही है, उसको आपको संतुलित करना है दोस्तों। क्या करना है, इधर अपने कार्बन कितने हैं उनको गिनना है, और फिर इधर भी अपने उतने ही कार्बन करने हैं। इधर कुल हाइड्रोजन कितने हैं, कुल मतलब कुल उत्पादों में, और इधर अपने कुल हाइड्रोजन इतने ही करने हैं। इधर कुल ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी अपने कुल ऑक्सीजन उतने ही करने हैं। और दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपकी ये कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। और दोस्तों ये सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए, तो आपको इस समीकरण को संतुलित करके इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इसमें सूर्य का प्रकाश और पत्ती में होता है हरा वरना क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, चारों ही जब मिलते हैं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र ये रहा दोस्तों, ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज। और फिर अपने ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस समीकरण को संतुलित करके आपको कल कमेंट बॉक्स में मेरे भेजना है दोस्तों, आराम से कर लोगे। सबसे पहले कार्बन की संख्या इधर कुल कितनी है वो गिनना है, फिर इधर अपने कार्बन उतने करने हैं, फिर हाइड्रोजन गिनने हैं, कुल हाइड्रोजन कितने हैं इधर उतने हाइड्रोजन करने हैं, फिर इधर कुल ऑक्सीजन गिनना है, फिर इधर कुल अपने ऑक्सीजन बराबर करना है, संतुलित करना है। इधर जितने तत्व के परमाणु हैं इधर भी उतने ही तत्व के परमाणु की संख्या होनी चाहिए। कुल मिला के परमाणु की संख्या को अपने को बराबर करना है, दाईं तरफ बाईं तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल दोस्तों अभी आया था अपने अर्धवार्षिक में, ये दोस्तों भाई अपने आया था अर्धवार्षिक में आया था ये। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाया जाता है दोस्तों अभी तो बहुत सारे पेंट आ गए, एशियन पेंट्स आ गया, लेकिन पुराने टाइम में क्या था दोस्तों, पेंट नहीं थे, तो लोग चूने से ही अपने घर की पुताई करते थे दोस्तों। ये वही चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये कह रहा है क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने को जल में डालते हैं, तो अपन ने ले लिया बिना बुझा हुआ चूना, उसको डाल दिया अपन ने जल में, तो क्या हो गया, वो बुझ गया। क्या हो गया दोस्तों, बुझ गया, और वो उसमें बाहर निकली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेंगे बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है CaO। फिर लेंगे इसको जल में डालेंगे प्लस H2O, और इन दोनों की विक्रिया होगी तो अपने पास में आ जाएगा CaOH2, जो बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaOH2। और इसका उपयोग फिर अपन क्या करेंगे, दीवारों में सफेदी करने में, दीवारों में पेंट करने में इसका उपयोग करते हैं। किसका, बुझे हुए चूने का। इसका सूत्र है CaOH2। अर्थात समझ में आ गया, जब बिना बुझे हुए चूने को जल में डालते हैं तो अपने पास बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है,
और इसका सूत्र CaOH2 है और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO है और इसका उपयोग दीवार में सफेदी करने में किया जाता है दोस्तों। और जब दोस्तों अपन जो बुझा हुआ चूना है CaOH2 इसको अपन दीवारों पे लगाएंगे, दीवारों पे सफेदी करने में इसको पुताई में काम लेंगे, तो अपने को पता है कि आसपास में वायुमंडल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोस्तों ये जो बुझा हुआ चूना है ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक पतली परत बनाता है और वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही दोस्तों क्या संगमरमर है, क्या है दोस्तों, संगमरमर। तो दोस्तों अपने को पता है कि संगमरमर कैसा होता है, चमकीला होता है। तो एक पतली परत बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 की, जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो जल तो दोस्तों क्या होगा, दीवारों पर जो पुताई करेंगे जल बनेगा वो तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और अपनी दीवार पे एक पतली परत बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 की, जो कि संगमरमर है और ये दीवारों पर चमक उत्पन्न करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है अपने इस चैप्टर में। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उन चारों में से एक क्वेश्चन 2 अंक का दोस्तों आएगा। दोस्तों कैसे आएगा कि जैसे 4 प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, ऐसे। तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 अंक का एक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपनी पहली अभिक्रिया है अपनी संयोजन अभिक्रिया दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। इससे नाम से स्पष्ट है संयोजन। संयोजन का अर्थ क्या है दोस्तों, संयोग मतलब जुड़ना। देखते हैं दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, 2 अभिकारक मिलेंगे और एक नया उत्पाद बना लेंगे, अर्थात 2 अभिकारक आपस में संयोग करेंगे या आपस में जुड़ेंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेंगे दोस्तों। जैसे देखो यहाँ A + B, एक अभिकारक अपना A है, एक अभिकारक अपना B है, दोनों ने आपस में संयोग किया और एक नया उत्पाद बना दिया C, तीसरा नया उत्पाद क्या बना दिया, C। तो ये होगी अपनी संयोजन अभिक्रिया, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अभी अपने पास में अभिकारक 2 है या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सभी मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे। यहाँ अपने पास में एक अभिकारक A, एक B और मिला के क्या बना दिया, C, नया उत्पाद बना दिया। और इसका दोस्तों एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों, C कार्बन + O2, ये बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा दोस्तों, CO2। ये दोस्तों अभिक्रिया कोयले के दहन की अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बन को अपने लिख दिया C, और किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, इसलिए अपने क्या लिख दिया O2। तो C + O2, यहाँ एक अभिकारक कार्बन है, दूसरा अभिकारक O2 है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है 2Mg + O2, 2 अभिकारक है, एक 2Mg एक O2, दोनों मिलकर नया उत्पाद बना देंगे 2MgO। दोस्तों अब आपके उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? सबसे पहले ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, एक होती है ऊष्मा शोषी। क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा शोषी। एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, इसमें ऊष्मा की और आवश्यकता पड़ती है।
ऐसी रासायनिक विक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। और इसमें ऊष्मा के और आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा का शोषण होता है। जबकि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों ये कह रहा है कि क्या शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है? तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि शोषण में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्योंकि जब अपन श्वास लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और जब अपन भोजन करते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। जो अपन भोजन करते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। और जब अपन श्वास लेंगे, श्वसन करेंगे तो कौन सी गैस अंदर जाएगी? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है और ये नए उत्पाद बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन श्वसन से बाहर निकाल देंगे। जल को अपन उत्सर्जन के द्वारा मूत्र उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देंगे। और फिर बड़े पास में बनेगी ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ बन रही है, ऊर्जा यदि बाहर निकल रही है, ऊर्जा बन रही है तो अपने कौन सी विक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि ये ऊर्जा अपने शरीर में सभी कार्य करने में काम आती है। अर्थात हाँ, क्योंकि श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जो भोजन करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और ऑक्सीजन श्वसन में होती है तो 6O2, तो 6CO2 6H2 प्लस ऊर्जा। जल तो मूत्र के रूप में उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपन श्वसन से वापस बाहर निकाल देंगे और ऊर्जा का अपने शरीर में उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ ऊर्जा बाहर निकल रही है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये अपने श्वसन की अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया कहते हैं इसको। C6H ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। चलिए आगे चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब विखंडन, मतलब टूटना। अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। दूसरी विक्रिया वियोजन या अपघटन विक्रिया। चाहे वियोजन कहो चाहे अपघटन कहो, एक ही बात है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखते हैं दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित मतलब टूटकर, अपघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अर्थात यहाँ उल्टा है, वहाँ अपने क्या हो रहा था? संयोग हो रहा था, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे थे। और यहाँ अपने क्या हो रहा? वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा दोस्तों? वियोजन मतलब टूटकर, एक अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद बना रहा है। एक अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बना रहा है। जैसे अपने एक अभिकारक है AB और ये वियोजित होकर दो नए उत्पाद बना लेगा A+B, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वापस देखते हैं एक बार। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित या अपघटित या अपन कह सकते हैं टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिकारक हो गया अपने AB और ये अपघटित होकर वियोजित होकर A+B दो नए उत्पाद बना रहा है दोस्तों। उदाहरण देखते हैं इसका। 2MgO, ये एक अपने अभिकारक है और ये वियोजित हो जाएगा 2Mg + O2, तो ये अपने वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg + O2। दोस्तों ये वियोजन क्यों होता है, अपघटन क्यों होता है? इसके भी तीन कारण हैं दोस्तों। या तो अपन अभिक्रिया को ज़्यादा ताप देंगे तो वो अपघटित हो सकती है, वियोजित हो सकती है, या वो ऊष्मा पाकर वियोजित हो सकती है, अपघटित हो सकती है, या वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके वियोजित या अपघटित हो सकती है। तो इन तीन कारणों की वजह से ही वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इन कारणों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है दोस्तों। पहली है ऊष्मीय अपघटन, दूसरी है तापीय अपघटन, तीसरी प्रकाशीय अपघटन। तो अपन देखते हैं पहली ऊष्मीय अपघटन। नाम से स्पष्ट है, ऊष्मीय अपघटन अर्थात किसी अभिकारक को ऊष्मा देंगे तो वह दो उत्पादों में अपघटित हो जाएगा। जैसे ये A और B एक अभिकारक है, इसको अपन ऊष्मा को ऐसे लिखते हैं, जो ये त्रिभुज वाला चिन्ह है ऊष्मा को अपन इस प्रकार लिखते हैं, तो ये A+B में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखो अपने पास में एक एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन ऊष्मा देंगे तो ये CaO
प्लस CO2 में वियोजित अपघटित हो जाएगा। इसलिए इसे अपन कहेंगे उसमें अपघटन। क्यों? क्योंकि ये अपघटन किस वजह से हो रहा है? उष्मा की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? उष्मा। उष्मा को अपन इससे लिखते हैं त्रिभुज से, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ, एक बार याद कर लेना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को उष्मा देने पर वह वियोजित हो जाता है, उसे उसमें अपघटन कहते हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल हो गया CaCO3, इसको अपन ने उष्मा दी तो ये दो नए उत्पादों CaO प्लस CO2 में वियोजित हो गया, अर्थात उष्मा के आधार पर इसका अपघटन हो रहा है, इसीलिए अपन इसे कहेंगे उष्मीय अपघटन दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, दूसरा अपने टाइप है अपघटन का तापीय अपघटन। तापीय अपघटन दोस्तों नाम से स्पष्ट है, तापीय अपघटन अर्थात अपन किसी अभिकारक को ताप देंगे तो वह दो नए उत्पादों में अपघटित हो जाएगा, दो नए उत्पादों में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने अगला है तापीय अपघटन, अर्थात किसी वस्तु को ताप देंगे या किसी अभिकारक को पदार्थ को ताप देंगे तो वह दो नए उत्पादों में अपघटित हो जाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को ताप देने पर वह दो नए उत्पादों में वियोजित या अपघटित हो जाता है, उसे तापीय अपघटन कहते हैं दोस्तों। उदाहरण अपना जल 2H2, इसको अपन ताप देंगे, इसको अपन गर्म करेंगे, ताप देंगे तो ये 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 2H2O, इसको अपन ने ताप दिया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक को ताप देने पर वह अपघटित या वियोजित हो जाता है दो उत्पादों में, तो इसे अपन कहेंगे तापीय अपघटन। अगला है प्रकाशीय अपघटन। क्या दोस्तों? प्रकाशीय अपघटन नाम से स्पष्ट, प्रकाशीय प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अर्थात क्या होगी परिभाषा? किसी अभिकारक को सूर्य का प्रकाश देने पर वह दो उत्पादों में अपघटित हो जाता है, इससे अपन प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। उदाहरण देखो दोस्तों 2AgBr, 2AgBr, Ag मीन्स सिल्वर, Br मीन्स ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक अभिकारक है जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में अपघटित हो जाता है। दोस्तों यहाँ अपन ने कुछ ही नहीं किया, केवल अपन ने सूर्य का प्रकाश मिला इसको अभिकारक को, सिल्वर ब्रोमाइड को केवल क्या मिला? सूर्य का प्रकाश। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में अपघटित हो जाता है, तो इसे अपन कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। अर्थात क्या हो जाएगी परिभाषा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके दो नए उत्पादों में अपघटित हो जाता है, इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम मीन्स ब्लैक, श्वेत मीन्स वाइट। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। यह ऐसे आ सकता है कि प्रकाशीय अपघटन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दो। तो उदाहरण अपने ये देना 2AgBr, सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Br2। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अपनी अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। विस्थापन दोस्तों नाम से स्पष्ट है, विस्थापन अर्थात किसी एक के स्थान पर दूसरा अभिकारक का तत्व आके बैठ जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ अपने पास में एक एग्जांपल लेते हैं। एक अभिकारक A है, एक अभिकारक BC है। BC एक यौगिक है। यहाँ दोस्तों A जो अपने तत्व है ये B से अधिक अभिक्रियाशील है, अर्थात A B से अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों अब क्या होगा? A B को हटा देगा और खुद यहाँ आके बैठ जाएगा। तो अपना
उत्पाद बन जाएगा AC प्लस B। इसने B को बाहर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण। एक अभिक्रियाशीलता का क्रम है दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम अभिक्रियाशील है कैल्शियम, उससे कम जिंक, फिर उससे कम फेरस, उससे कम कॉपर, उससे कम Ag। अर्थात तो ये कैल्शियम है, ये इन सभी को विस्थापित कर सकता है, इन सभी को ये हटा सकता है। पोटेशियम है, ये इन सभी को हटा सकता है। जिंक इन सभी को हटा सकता है। फेरस इन सभी को हटा सकता है। कॉपर Ag को हटा सकता है, क्योंकि ये कॉपर Ag से अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों ये क्रम आप एक बार ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा? क्योंकि Fe यहाँ अपना A है और Cu अपना B और SO4 C, तो Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए Fe Cu को हटा देगा और खुद यहाँ आके बैठ जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Zn प्लस FeSO4, ZnSO4 प्लस Fe। देखो दोस्तों यहाँ जिंक फेरस से भी अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक फेरस से भी अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो जिंक है ये फेरस को विस्थापित कर देगा, फेरस को हटा देगा और जिंक खुद अपना विलयन बना लेगा, ZnSO4 प्लस Fe। ये होगी दोस्तों अपने विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात जो तत्व अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। जो शक्तिशाली है वो हटा के यहाँ आके बैठ जाएगा और इसको विस्थापित कर देगा दोस्तों। अगला देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों, वो थी विस्थापन और ये है द्विविस्थापन। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, द्विविस्थापन भी। देखते हैं परिभाषा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास में दो अभिकारक है, एक AB और एक CD, तो A जाएगा D के पास में और B जाएगा C के पास में, तो बन जाएगा अपने पास में AD प्लस BC। मतलब इस अभिकारक का एक तत्व इधर गया और इस अभिकारक का एक तत्व इधर आया, मतलब दोनों अभिकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, AD और BC प्लस AD। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। NaCl AgNO3, तो NaNO3 AgCl, NaNO3 AgCl। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। KCl प्लस AgNO3, तो KNO3 और AgCl, तो AgCl प्लस NO3 दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। ABCD AD के पास जाएगा, B C के पास, तो दोनों आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। क्योंकि वहाँ अपने क्या हो रहा था? एक ही विस्थापन हो रहा, एक तत्व का ही विस्थापन हो रहा था, और यहाँ अपने दोनों तत्व विस्थापित हो रहे हैं आपस में एक दूसरे द्वारा, इसलिए इसे अपन कहते हैं द्विविस्थापन। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक दोस्तों। अपना जो एक चैप्टर था उसका आधा पार्ट हो गया है, आज बिल्कुल आधा पार्ट हो गया है। और दोस्तों ये टॉपिक आज मैंने पढ़ाई, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 4 अंक का ये अपना आज वीडियो रहेगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आप दोस्तों 10th बोर्ड साइंस 2022 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो 45 दिन की मैराथन क्लास है इसमें मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और उन्हें भी विज्ञान सीखने में हेल्प करें दोस्तों। जॉइन अस एंड गॉट 90% अंक दोस्तों। पहला जो अपना चैप्टर 8 अंक का था उसका मैंने आधा आज अपलोड कर दिया, आधा बाकी का कल अपलोड करेंगे दोस्तों। 4 अंक आज, बाकी कल। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए अरिंदम क्लासेस के साथ में और साइंस में प्राप्त कीजिए 90% नंबर।